हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि करंट कैसे फ़्लो होती है और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो अगर हम करंट की बात करें यानी वैद्युत धारा की बात करें तो करंट होती क्या है। तो बेसिकली अगर हम करंट की बात करें तो करंट क्या होती है यानी फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, यानी एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यानी फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हम निकालते कहाँ से हैं, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, जब हम टी को 1 करते हैं तो हमारी डेफिनेशन बनती है। अब इसकी अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी इसमें, कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड या एक और यूनिट एम्पियर। ठीक है, अब आई के बारे में अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक करंट होती कैसी क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी राशि है जिसमें डायरेक्शन तो होती है लेकिन फिर भी वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये स्केलर क्वांटिटी है, या इसे हम एक तरह से दूसरा नाम भी कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, यानी एक दूसरा नाम होता है जो कि ना तो स्केलर है और ना ही पूरी तरह से वेक्टर। तो इस वजह से हम इसे कैसे क्वांटिटी कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, जिसमें डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये इस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इसके टॉपिक्स के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें कि करंट डेंसिटी। ठीक है, यानी अगर हम करंट की बात करें तो करंट कहाँ पे फ्लो होती है, किसी भी सर्किट में या किसी वायर में या किसी कंडक्टर में। ठीक, किसी कंडक्टर में। लेकिन अगर हम कहें कि करंट किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से यानी किसी क्षेत्रफल से होकर जा रही है, तो वहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया से जा रही है। ठीक है, तो अगर हमने कहा अगर कोई करंट है, जैसे हमने कहा ए एरिया से करंट जा रही है, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, आई है। लेकिन अगर 1 यूनिट एरिया से करंट जा रही है, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, आई अपॉन ए। और इसे ही हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व। ठीक है, जे। तो किसी भी तल के यानी किसी भी चालक के एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले धारा को या प्रवाहित धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं, यानी करंट डेंसिटी कहते हैं, जो कि डेफिनेशंस लिखी हुई है स्क्रीन पे, और इसका एक डायग्राम भी मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, इसमें चालक बने हुए हैं और इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाएंगे तो उस कारण उसमें करंट फ्लो होगी। ठीक है, और जो धारा घनत्व है यानी जो करंट डेंसिटी है, वो उसकी डायरेक्शन जो होती है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन में होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी ये धारा की दिशा में होती है। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करें, इसका सिंबल बात करें तो सिंबल है स्मॉल जे, और इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी इसकी जो यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, इसी में एक टर्म्स और आता है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता हम किसे कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसे कहते हैं, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से और सिग्मा से, और इसका फॉर्मूला जो हमारे पास होता है सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। रो जो होता है वो होता है विशिष्ट प्रतिरोध। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम जानेंगे इसके बारे में। तो इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे अगर हम किसी चालक की बात करें, यानी किसी भी चालक की अगर हम बात करें, जैसे इस चालक की हम डायग्राम को अगर हम देख रहे हैं, तो इस डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एंड से दूसरे एंड तक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा कब होता है, जब हम उस चालक को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। वैसे अगर हम किसी भी पदार्थ को लें तो हर पदार्थ में यानी जितने भी मैटर्स हैं सब में कुछ ना कुछ, सब में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो सब रैंडमली एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते रहते हैं, वो सब रैंडमली मूव करते रहते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे, ठीक है,
तो वहाँ पे करंट और एक एंड से दूसरे एंड तक जाने लगे, ठीक है, तो वहाँ पे करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, जब हम किसी यानी किसी भी कंडक्टर को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। देखिए इसकी डायरेक्शन दिखाई हुई है डायग्राम में कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रैंडमली मूव करते रहते हैं। लेकिन जब हम उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि हम उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट करते हैं, यानी इस टर्मिनल को हमने किया है प्लस और इसको हमने कर दिया माइनस, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, प्लस से माइनस। इलेक्ट्रॉन किस ओर जाने लगेंगे, तो माइनस से प्लस, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यानी जब किसी चालक को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी से कनेक्ट करने के कारण उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब वो अपनी पोजीशन से जब ड्रिफ्ट करते हैं, ड्रिफ्ट मतलब होता है खिसकना, ठीक है, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन से खिसकते हैं, खिसकते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ड्रिफ्ट यानी अनुगमन वेग जिसे हम कहते हैं, या अपोहा वेग कहते हैं, ठीक है। यानी जब किसी चालक के सिरों पर हम बैटरी से विभवांतर स्थापित करते हैं या वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिसे हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशंस हो गई, ठीक है। और इसकी डेफिनेशंस आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है कि व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फर्स्ट अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली एक्सेलरेट but soon reach a more or less steady state average velocity. This average velocity is in the direction opposite of the electric field and is known as drift velocity. ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती कब है, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, यानी टकराते हैं, ठीक है, तभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है। उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ, यानी माध्य मुक्त पथ कहते हैं हम, ठीक है। हिंदी में भी ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हेन यानी जब धात्विक चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो सभी इलेक्ट्रॉन पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करने लगता है। अब क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इसलिए F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, माइनस का E इंटू कैपिटल ई, F इज इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूले से, फिर जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में अर्थात क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, जिसे हम अपवाह गति कहते हैं, ठीक है। डायग्राम में भी दिखा हुआ है कि एक चालक है जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, तो बैटरी से कनेक्ट करने पर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, एल लेंथ का है और उसका एरिया ए है। तो अगर हम ये माने कि इनिशियली जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो U1, U2 और U3 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और आफ्टर टी टाइम उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, टाउ वन टाइम, टाउ वन यहाँ पे क्या होता है, श्रांति काल, यानी जिसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। यानी जब रिलैक्सेशन टाइम अब क्या होता है उस टर्म को भी हम देख लेते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, श्रांति काल किसे हम कहते हैं, कि जब किसी चालक के बीच या चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो सभी इलेक्ट्रॉन पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन एक दूसरे अपने क्रमागत इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, किसी आगे आने वाले इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं, ठीक है, तथा दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले समय को श्रांतिकाल कहते हैं, यानी दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के टकराने के बीच लगने वाले समय को श्रांतिकाल कहते हैं, यानी द टाइम पीरियड बिटवीन कोलिजन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू कॉन्जिक्यूटिव कोलाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमारे पास कहाँ से लिखा हुआ है, तो अगर हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, कुछ टाइम इंटरवल टाउ वन के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v_d1 हो गई, तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं कि v इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला u + at,
ठीक है, फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी डी वन क्या हो जाएगा हमारे पास, यू वन प्लस ए टाउ वन। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली वी डी टू की बात करें तो यू टू प्लस ए टाउ टू। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि वी डी वन की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो यू वन प्लस ए टाउ वन। ठीक है, इसी तरह से वी डी टू की बात करें तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, यू टू प्लस ए टाउ टू। ठीक है, और सिमिलरली इसी तरह से। ठीक है, तो जब इन सब को हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, यानी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे, तो हम सबको क्या करेंगे, वी डी वन प्लस वी डी टू प्लस वी डी थ्री प्लस सो ऑन अपॉन में एन कर देंगे। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी औसत अनुगमन वेग। ठीक है, अब सबको जब हम जोड़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि इसमें ए जो है वैल्यू वो कॉमन है। तो ए जब को हम कॉमन लेते हैं तो वो हमारे डायग्राम में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू वन प्लस यू टू प्लस डैश डैश करके यू एन प्लस ए जब हम कॉमन लेते हैं तो टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस सो ऑन टाउ एन। ठीक है, अब यू वन क्या है, जिस वेलोसिटी यानी बैटरी लगाने से पहले कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, जिस थर्मल वेलोसिटी से जिस थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी को हम बोलते हैं ऊष्मीय वेग। ठीक है, जिस ऊष्मीय वेग से गति कर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं U1, U2 और U3। ठीक है, अब जब तक हम बैटरी नहीं लगाते तब तक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे रेंडमली मोशन करते रहते हैं। यानी देखिए इस डायग्राम को, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर आगे की ओर जा रहे हैं तो कुछ उसके पीछे की ओर भी जा रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में पर्टिकुलर हर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। जिस वजह से अगर हम उनकी एवरेज वेलोसिटी निकालें तो एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैंसिल आउट करके पूरे कंडक्टर की एवरेज वेलोसिटी जो हो जाती है वो एक तरह से जीरो आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस अपॉन में UN, ये सारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। बचेगा क्या, प्लस का A, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस सो ऑन टाउ एन अपॉन एन। अब ये वैल्यू क्या होती है, इसको हमने मान लिया कि एवरेज टाइम इंटरवल एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, टाउ लग रहा है। तो वी डी की वैल्यू हमारे पास हो गई ए टाउ। ठीक है, अब ए की वैल्यू यहाँ पे स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम कैसे आया, तब हम जानते हैं फॉर्मूला कि एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एम इंटू ए। ठीक है, एम और एफ इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास क्यू ई, तो उससे अगर हमारे पास क्यू की जगह ई है तो एफ इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन में एम। ठीक है, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो ये वैल्यू जब हम पुट कर देंगे यहाँ पे तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बात हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड एक हमारे पास डेरिवेशन आता है ओम्स लॉ का। ठीक है, यानी ओम का नियम, बहुत ही फेमस डेरिवेशन है स्टूडेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, तो अगर हम इस डेरिवेशन को समझना चाहते हैं तो पहले हमें ये टर्म जरूर ध्यान रखना होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है और उसके फॉर्मूले को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन होगा कि ये यहाँ पे माइनस साइन कैसे आया, तो माइनस साइन इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, तो इस वजह से माइनस है। फिलहाल ये माइनस साइन केवल हमें ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिस कारण यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। ठीक है, अब E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन एल। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी हम L लेंथ के कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, L लेंथ के कंडक्टर को अगर हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी से कनेक्ट करने पर उसमें यानी V वोल्ट की बैटरी को L लेंथ के कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे तो तुरंत उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा।
और जिसकी वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल टू वी अपॉन एल। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाती है, E इज इक्वल टू वी अपॉन एल। अब ड्रिफ्ट वही वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है, तो कैपिटल E इज इक्वल टू क्या आ गया, वी अपॉन एल, और ये फॉर्मूला हमारे पास मिल गया हमें, ई वी टाउ अपॉन एम एल। यहाँ पे V क्या है, तो V है विभवांतर यानी पोटेंशियल। ठीक, E इज इक्वल टू वी अपॉन एल से। अब I का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, इसका डेरिवेशन कैसे आता है अभी मैं इसके बाद वाले डेरिवेशंस में आपको बताऊंगा। ठीक है, कि I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, ये हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एन ई ए वी डी, तो एन ई ए तो हमारे पास लिखा रखा है और वी डी की वैल्यू हमने जो ऊपर से निकाली वो इसमें उठा के पुट कर देते हैं। ये पुट करने पे हमें ये वैल्यू निकल कर आ गई, ई वी टाउ अपॉन एम एल। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या मिल गई, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल इंटू कैपिटल वी। ठीक है, अब आई को वी के अपॉन में ले आते हैं, तो v के अपॉन में लेकर आएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिल जाएगा हमें, v अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, अब m की बात करें तो m क्या है, किसी चालक का मास यानी किसी कंडक्टर का मास, द्रव्यमान, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। l क्या होती है, उसकी लेंथ, जितना हमने एक बार कंडक्टर ले लिया, ऐसा नहीं होगा कि कुछ टाइम बाद वो छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी क्या है, कांस्टेंट रहता है। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कांस्टेंट है। e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट रहता है। a एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है, यानी चालक का क्षेत्रफल, वो भी कांस्टेंट रहता है। और टाउ रिलैक्सेशन टाइम, जो कि कांस्टेंट रहता है। तो इस वजह से इस पूरे टर्म को हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और उस कांस्टेंट को हमने लिखा है, और जिस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी ये क्या काम करता है, चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको एक एंड से दूसरे एंड तक जाने से रोकता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको क्या लिखा है, रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध हम बोलते हैं इसको। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर यानी चालक का प्रतिरोध। ठीक है, और इसी कारण हम इसको कहते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, और ये जो R इक्वल आया है, R की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, अब इस फॉर्म, और यहाँ पे फिर से m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये क्या है, फिर से एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रो। और रो क्या है हमारे यहाँ पास, यहाँ पे है रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी विशिष्ट प्रतिरोध हम बोलते हैं। रो को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले भी बताया था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में एक रिलेशन आपको बताया था। ठीक है, तो वो रिलेशन क्या था कि सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। ठीक है, रो क्या है यहाँ पे, विशिष्ट प्रतिरोध, और सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है, यानी विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने, और यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला मिल गया हमारे पास, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो रो की वैल्यू क्या हो गई, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो इससे हमारे पास सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी को हम पलट देंगे, तो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन m। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। और ओम्स लॉ की अगर हम बात करें तो ओम्स लॉ के बारे में आगे के जो टर्म्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू क्लास। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।